नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है ठोस अवशिष्टों का निस्तारण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण होता है, यानी कि एक फोन इन कार्यक्रम। तो आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब, लेकिन उसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर्स। हमारा पहला टेलीफोन नंबर है 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। हम अपना टेलीफोन नंबर एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने बात करी कि हम आज बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन के विषय में, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री एस रसैली, भारतीय वन सेवा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखंड से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोतागण को मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम जी। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले हम श्री एस रसैली जी से ये जानते हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन आखिर क्या है और ठोस कचरा प्रबंधन हम किसे कहते हैं। इसको अगर देखा जाए तो हमारे घरों में या कहीं फैक्ट्री में हो या दुकानों में हो, कहीं पर भी हम लोग किसी चीज़ को इसका प्रयोग में लाते हैं, उसके बाद में जो चीज़ हम लोग का आवश्यक नहीं होते हैं उसको हम फेंक देते हैं। तो जो कचरा बनता है या जो हमको नहीं चाहिए होता है उसको हम फेंकते हैं, उसका प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, वो ठोस में आते हैं जी। लेकिन इसका दो भाग है। एक जो है कि गीला कहते हैं, गीला अवशिष्ट कहते हैं, और एक ठोस अवशिष्ट में जो है ना सूखा कहते हैं जी। गीला वो हो गए कि प्राकृतिक रूप से आते हैं, जैसे केले के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, ये सब चीज़ होते हैं जो कि पानी लगने पे या कहीं होने पे सड़ जाते हैं। वो प्रकृति से आए तो प्रकृति में वो विलीन हो जाते हैं जी। लेकिन जो चीज़ प्रकृति में वापस नहीं जा सकते, हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जैसे प्लास्टिक हो गए, इसको हम ठोस अवशिष्ट कहते हैं। तो ये ठोस अवशिष्ट का दो मैंने सॉलिड वेस्ट का दो भाग है। एक तो ये कि आप प्लास्टिक जिसको आपको उसका मैंने पृथ्वी के मिट्टी में मिल नहीं सकता है वो, और जो कि दूसरे होता है कि जो कि लिक्विड मैंने इसको फेट कहते हैं, गीला कहते हैं। गीला अवशिष्ट वो होते हैं कि जो कि सड़ जाते हैं जी। इस प्रकार से दो भाग होते हैं इसका जी। रसैली जी, जैसे आपने अभी बताया हमें कि दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है और हम बात कर रहे हैं प्रबंधन की। तो हम सभी ये जानते हैं कि जहाँ तक हम कचरे की बात करें तो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है आज का हमारा कचरा, या फिर पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन की आवश्यकता या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज की डेट में। ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही एक बड़ा समस्या है। आप देख लीजिएगा कि पूरे भारतवर्ष में जी, पूरा भारतवर्ष में देखा जाए तो जो पूरा वेस्ट जो होता है ना 15 लाख क्विंटल, 15 लाख क्विंटल, ये महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक दिन एक दिन में 15 लाख क्विंटल ये ठोस अवशिष्ट निकालते हैं। इसको निस्तारण करना होता है नहीं जी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो इसमें प्रतिदिन 15,000 क्विंटल 15,000 क्विंटल ये जो कचरा होता है वो निकलता है। और हमारे जो शहर देहरादून आज की तारीख में 3,500 क्विंटल प्रतिदिन निकलता है। इतना बड़ा समस्या है। समस्या इसलिए कि जो हम लोग सोचते हैं हमने घर से बाहर फेंक दिया और हमारा आंखों से दूर हो गया, वो चला गया, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आकर के हमारा ही स्वास्थ्य को वो खराब करने लगता है। जैसे मान लीजिए हमने घर से फेंक दिया, उसको लेकर के कहीं कूड़ा के डंप होते हैं, जो कूड़ा खड होता है, कूड़ा डंप होता है, वहाँ जाके फेंक दिया हमने। अब वहाँ पर या तो जलते, वो किसी कारण से आग लगे तो जलते हैं, जलने पर वो उसको धुआं बन करके फिर हमारे ही जो है तो उसमें हमको स्वास्थ्य में खराब करते हैं। या पानी के साथ मिल करके उसका जो धीरे धीरे सड़ता है, या प्लास्टिक जो होता है उसके कई सारे जो इसका जो निकलते हैं उसके में से ना केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स धीरे धीरे करके पानी के साथ जा करके मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, जो भूगर्भ जल होते हैं, उसे मिल जाते हैं। और मिलने के बाद या तो हम पानी निकाल के पीते हैं जी, हमको हानि पहुंचाते हैं, या तो उसी पानी से हमारे खेत में लगा लिया तो फिर खेत में जो है वो होते हैं।
और दूसरा जो है जो कि हमने फेंक दिया, मान लीजिए नदी में डाल दिया, और नदी में डाल दिया, हमारे आंखों से दूर हो गया, हम समझते हैं कि हमने तो इसका निस्तारण कर दिया। ऐसी बात नहीं है। ये जा करके कहीं ना कहीं जो है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे जो देहरादून में विशेष करके पूरा उत्तराखंड में अगर हम लोगों ने किसी गंदगी को या किसी कूड़ा कचरा को नाली में फेंक दिया जी, नाली फेंक दिया, घर के सामने कई बार फेंक दिया, ये हम समझते कि हम तो नाली में फेंका, वास्तव में जो है वो कचरा हमने माँ गंगा में फेंक रहे हैं, क्योंकि अंत जा करके वो माँ गंगा में मिल रहे हैं वो, तो हम गंगा जी को ही हम प्रदूषित कर रहे हैं, ये होता है। अब जी, ये आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, प्रणाम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं तेजपाल डिस्ट्रिक्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर, प्रणाम जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा आपसे 2 सवाल है। शहरों में तो प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसको निदान करने की कई व्यवस्था होती है, नगर पालिका नगर पंचायत वगैरह कर लेते हैं, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र की पीड़ा रख रहा हूँ आपके आगे कि खेत खलिहानों में प्लास्टिक भर चुका है और गाद गदेरे सब बंद हो चुके हैं, और इस प्लास्टिक से हमारा जो है खेत में उपजाऊपन भी बंद होने को आ रहा है। काफी प्लास्टिक की मात्रा फैल गई है। सरकार इसमें बैन लगाती है तो सिर्फ पॉलिथीन में बैन लगता है, जिसमें दूध आदि चिप्स आदि, इस प्लास्टिक में बैन क्यों नहीं लगता जिसे गाय भैंस अधिक मात्रा में खाती है नमक की वजह से? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसे कि मैं बोलने वाला था कि इसमें नमक होता है, नमक होता है तो उसको जानवर खा लेते हैं। गाय तो बेचारा किसी तरह से उसके एक पेट में बड़ा पेट होता है, एक तरह से उसका जमा हो जाता है, और गाय का बीमार होने के बाद उसको ऑपरेशन किया तो कई किलो उसमें से प्लास्टिक निकलता है। लेकिन ये चीज़ अगर किसी हिरन ने या किसी चीतल ने खा लिया उसको, तो हिरन और चीतल के पेट 4 पेट होते हैं उसमें से। पहले तो बड़े बड़े घास को या बड़े उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और किसी जगह बैठ के उगाली करते हैं, वो निकाल के उसको धीरे धीरे चबाते हैं, और उसको फिर दूसरे पेट में उसको चला जाता है। जी। एक जो शुरू में खा लिया उसने, एक पेट होता है, उसने जो मुंह में उसको चबाने के बाद में दूसरे पेट में डालते हैं, और उसको फिर तीसरे पेट में जाता है। जो पेट में जाता है, एक पेट से दूसरे पेट में जाने के बहुत ही संकीर्ण होता है वो। उसने पहले तो खा लिया, उसे उगाली भी कर लिया, उसको उसने चबा भी लिया, लेकिन प्लास्टिक पूरी तरह से उसको चबा नहीं पाता है। तो जा करके जो उसमें जो है जो छेद होता है, जो एक पेट से दूसरे जाने का, वहाँ पर जाके जम जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और बहुत ही कष्ट में जो इसका मृत्यु हो जाता है। मैंने देखा हुआ है, सामने कई जानवर मरते हुए देखा मैंने। एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपने कहा कि प्लास्टिक पे बैन है। प्लास्टिक पे बैन करना, क्योंकि इसे मैंने किस चीज़ को बैन करेंगे? आपने कैरी बैग को बैन कर लिया, लेकिन आपका नमक, बिस्किट, आपका जो हर चीज़ आजकल प्लास्टिक में ही आ रहा है, तो उसका बैन करना तो एक संभव नहीं, क्योंकि ब्रेड भी आ रहे हैं, नमक आ रहा है, घी आ रहा है, दूध आ रहे हैं, सारे चीज़ प्लास्टिक में आ रहे हैं। जी। इसका एक ही उपाय हो सकता है, गाँव में भी हो, शहर में कहीं पर भी हो, उसका अगर हम लोग निस्तारण का कोई व्यवस्था बना लें कि ठीक जगह पे उसको अगर कर लेना, तो जैसे मैं आपको घर में बता रहा हूँ कि मेरे घर में भी पहले होता था ये। अब हमने घर में 2 जगह करने लगे, प्लास्टिक को अलग करने लगे हैं, और जो किचन वेस्ट होता है, जो मैंने तो ये वेस्ट होता है जी, उसको हमने अपने कैरी में डालना शुरू कर दिया। अब मेरे घर में से कूड़ा, जो फेंकने वाला कूड़ा मुट्ठी भर का होता है, मिट्टी विट्टी होता कुछ होता है, उसको हम फेंक देते हैं, नहीं तो बाकी प्लास्टिक को हम जो है रिसाइकल इसमें भेजने के लिए एक वेस्ट वॉरियर है, उसके यहाँ पर भेज देते हैं, तो उसको वेस्ट को रिसाइकल करके यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग गाँव में बड़ा, लेकिन ये मुश्किल है कि भाई हम कैसे करें, लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि ये प्लास्टिक हमारे नदियों में जा न पाए और ऐसे तितर बितर न पड़े रहें। ये देखना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न पूछा, इसके मेरे दिल को बड़ा छू गया, क्योंकि जब उत्तराखंड में लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, एक ये लेके आते हैं कि ये देवभूमि है, बहुत ही अच्छा स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, लेकिन यहाँ अगर जब देखते हैं कि चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ है, गंदगी फैला हुआ है, तो क्या इंप्रेशन लेके जाते होंगे लोग? हमारे चिंता का विषय है ये भी। और गांव घर में कैसे इसका निस्तारण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को सब मिलकर इसका ढूंढना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई विकल्प निकालना पड़ेगा। जी, तो आप ये बताइए कि जो भी हम इनको अवशिष्ट को प्रबंधन करने की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, किस तरह से मैनेज करी जाती है, रिसाइकिल कहाँ कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। इसका क्या है कि मैं आपको पूरे उत्तराखंड में अब रिसाइकलिंग का जो है तो ये नहीं चला है, लेकिन देहरादून का बता सकता हूँ कि देहरादून में है, मसूरी में है। जी।
कई सारे संस्थाएं और हमारे जो नगर पालिका यहाँ पर जो नगर निगम है, नगर निगम भी करता है कि उसको लोग घर घर जा करके बताते हैं कि आपका जो ये जो कचरा है उसको 2 भाग में कर लीजिए। एक तो कि रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक वगैरह होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसको अलग कर लीजिए, और जो कि बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट होता है उसको अलग कर लीजिए, ताकि किचन वेस्ट को लेकर के उसको खाद में परिणत करते हैं। तो हमारे यहाँ पर सिस्टम बड़ा में यहाँ पर है जहाँ पर कि इसको अलग अलग करते हैं, जबकि आप जो है तो इसको प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसको अलग करके रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। रिसाइकलिंग में प्लास्टिक, कई सारे प्लास्टिक तो रिसाइकल हो करके नया पदार्थ उसको बन सकता है, लेकिन कई सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं कि जिसका रिसाइकलिंग करना संभव नहीं है, उसको लेकिन किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते हैं। आज की ईंट भी बना रहे हैं, सड़क में उसको सड़क में कोलटार के साथ मिला करके तो रोड सरफेस बनाने की हो रहा है, किसी ने टेबल चेयर बना लिया उसके लिए। तो कई सारे प्रक्रिया है जिसके रीयूज हो करके इसको हम लोग इसका निस्तारण कर सकते हैं। तो ये सबके सब अगर प्रतिदिन देहरादून से ही 3500 क्विंटल कचरा हम लोगों ने अगर डंपिंग यार्ड में करने लगे तो भविष्य में खेती करने जगह नहीं रहेगा, हम लोग घर बनाने के जगह नहीं रखे, कल डंपिंग यार्ड ही हम लोग चारों तरफ हो जाएगा, अंबार बन जाएगा पहाड़ का। इसलिए हम लोग सबको ध्यान देना पड़ेगा कि जितना हो सके इसको रिसाइकलिंग में भेजें, जितना हो सके इसका निस्तारण इस प्रकार से करें। जी। तो जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की हम अगर बात करें, हमारे हॉस्पिटल से भी बहुत सारा कचरा बाहर निकलता है जिसमें कि बहुत सारा यूसेज है, प्लास्टिक है, और तो उसका डिकम्पोजिशन कैसे किया जाता है? उसके लिए क्या है कि क्योंकि मेडिकल वेस्ट है, इसको आप जो है जिस प्रकार रिसाइकलिंग भेज नहीं सकते हैं, इसका इंसिनरेटर जो होता है ना, जलाते हैं, ठीक है, इंसिनरेटर में जलाकर उसका निस्तारण किया जाता है। अब लोग पूछेंगे कि भाई प्लास्टिक को जला करके तो प्रदूषण और बढ़ता है, उसमें प्लास्टिक का जो धुआं आते हैं वो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, तो हम जलाएं तो वो अपराध, और इंसिनरेटर में जलाएं तो अपराध नहीं है, तो कैसे हो सकता है? दोनों में अंतर ये है, इंसिनरेटर में जो जलाते हैं उसका टेम्परेचर जो है ना, उसका तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण से वो कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में वो चला जाता है, कंप्लीट डिस्ट्री हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसको अगर बाहर जला लिया तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो नहीं सकता है, तो आधा पका आधा कच्चा हो सकता है वो, और जो है वो हमारे ही स्वास्थ्य को खराब करने के लिए आ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे एक कॉलर रेडी हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नमस्कार, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार से। जी नमस्कार, अपना सवाल है जी। मेरा सवाल ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके निस्तारण के लिए समाज को जागरूक करने के लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी कुछ? अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है? एक प्रोग्राम तो हम आपको अवेयर करने के लिए हम दूरदर्शन के माध्यम से आज का प्रोग्राम हेलो उत्तराखंड चला ही रहे हैं। बाकी जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं जो सरकार चलाना चाहती है, चला रही है, वो कौन से हैं? सरकार ने जो चला है तो वो तो आपके हरिद्वार में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर देहरादून में आपको रोज सुबह मिलेगा कि आप जो है कूड़ा को, या हमारे यहाँ पर इसमें जो सरकार ने एक बना रखे है, आपको कूड़ा को हमारे यहाँ पर दे दीजिए, उसको अलग अलग कर लीजिए करके रोज सुबह जो है माइक में बोलते आता है। और जब भी वन विभाग की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे कार्यक्रम होते हैं, और समय समय पर इसे कार्यक्रम का आयोजन करके उसको निस्तारण करने हम कोशिश करते उठा कर ले आते हैं, और जितने लोग गांव के लोग होते हैं उनको बुला करके बताते भी कि कैसे निस्तारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई दिन होते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया या बायोडाइवर्सिटी डे हो गया या जो क्या नाम है वाइल्ड लाइफ वीक हो गए, इसके दौरान हम लोग इसके बारे में जन जागरूकता करते हैं। जी, अगर अवेयरनेस की हम बात करें तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस ज़्यादातर जो स्कूली बच्चे हैं, अगर उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि स्कूल के बच्चे ज़्यादा सीखते भी हैं और उसको अपने कार्यों में शामिल भी करते हैं, तो क्या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं आपके डिपार्टमेंट के थ्रू? हम लोग चलाते हैं लगातार, स्कूल में हम लोग कई कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये जो हमारा जो पोल्यूशन के बारे में स्कूली चिल्ड्रन के माने बच्चों को हम बताते हैं जी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो आप जानते हैं कि क्या हालत है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है हम उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कूड़ा का निस्तारण है ना, सही नई प्रकार नहीं होने से प्रदूषण तो होता ही होता है, पानी के जल का प्रदूषण होता है, मिट्टी का प्रदूषण होता है, हवा का प्रदूषण होता है। उसके साथ साथ में एक और समस्या भी जो इसमें जनित होता है, वो क्या होता है कि कूड़ा का निस्तारण ठीक से नहीं हुआ तो जंगली जानवर उस कूड़ा के कारण से गांव घर में आ जाते हैं, शोर हो जाता है, बंदर आ जाते हैं, हाथी भी कभी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें नमक होता है तो उसे हाथी सूंघ के आ जाते हैं। तो
एक मानव वन्य जीव से जो संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होते हैं। तो ये भी हम लोग उसको बताते हैं कि भाई आप जो है कूड़ा को इस तरह निस्तारण करें ताकि जंगली जानवर गांव की तरफ रुख ना करें। ये भी हम बताते रहते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अगर हम बात करें तो इस नियम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, क्यों इस नियम को बनाया गया और कैसे आगे इस नियम की वजह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? इसमें क्या है कि ये जो नियम बनाना पड़ा, ये एक बड़ा विडंबना है कि ये नियम बनाना पड़ा है कि नियम आप निस्तारण करने के लिए नियम बनाना पड़ा है। लोगों को ये करना पड़ा है कि दंड की प्रावधान रखना पड़ा है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ये होगा करके। तो ये जो है ये इसलिए करना पड़ा कि इसमें केवल जो है घरों के निकलने वाला या इसमें नहीं कहा आपका जो है ये चीज़ जो है फैक्ट्री से निकलने वाले नहीं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं या जो होटल्स होते हैं इनके द्वारा भी प्रदूषण किए जाते हैं। तो सबको नियंत्रित करने के लिए ये कहा गया कि आप जो है अगर इस प्रकार से आप प्रदूषण करते हैं या कूड़ा निस्तारण ठीक से नहीं करते हैं तो आपको ये दंडित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको करने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते, मैंने आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ये हमारा पूरा देश का जो है ना, पूरा देश का अगर ये जो लैंड सरफेस है जी, इसका 32.89 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इसका नहीं, और इसका आधा हमारा देश का लगभग आधा 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ईरान का देश है जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं, और एक देश ये जो पैसिफिक ओशन में एक नया देश, एक नया टापू का निर्माण हुआ है, उसका एरिया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है वो, वर्ग किलोमीटर है वो जी। लेकिन इतना बड़ा देश का रूप में एक टापू बन गया है, लेकिन उस टापू में आप टेक नहीं सकते कि वो प्लास्टिक से बना हुआ है। सारे प्लास्टिक जाकर के, वो तैरने वाला प्लास्टिक नहीं होता है, जाकर बना दे कि एक ईरान जितना देश है उतना बड़ा वो टापू बन गया है वो, और इससे ज्यादा मात्रा में वो समुद्र के नीचे इसमें भी वो ये कर दिया। तो ये आपको हम लोग इतना लापरवाह हो गए कि अब नियम बना करके लोगों को बताना पड़ा कि भाई ऐसा मत करो, इससे न केवल पानी प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे समुद्र बिल्कुल एकदम ये लाइफलेस होते जा रहे हैं। इसलिए जो है हमको इसको करना पड़ेगा, और ये कानून बना करके, कानून से सख्ती से इसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। तो जो ये कानून है, अगर ये कानून अगर हम रूल्स की बात करें, रूल्स हैं, बुक्स में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम देखें तो लोगों के पास इसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो क्या स्कूल के थ्रू आप लोग कोई वर्कशॉप कराते हैं ताकि हर एक बच्चे को, और ताकि वो बच्चा घर में जब जाके बात करेगा तो सभी को मालूम चलेगा क्या रूल्स हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं अगर हम इस तरह के कार्य नहीं करते हैं? हाँ, जब भी कोई हम कार्यक्रम होते हैं, स्कूल में करते हैं या कॉलेजेस में करते हैं, जा करके बताते हैं, तो इस सब के बारे में विशेष करके इसमें योगदान देते हैं हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रम करते हैं वो। तो वहाँ पर जाकर के लोगों को बताते हैं, स्कूली बच्चों को बताते हैं कि ये ऐसा अधिनियम बना हुआ है, ये करना अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपराध केवल नहीं, लेकिन अगर ऐसा करने से तो आपका ये हो जाए करके बताते हैं। तो ये इससे जो है जागरूकता होते हैं, लेकिन जागरूक होने पर उसके बाद में क्या करूं, विकल्प न होने कारण से कई लोग कर नहीं पाते। ये भी एक विडंबना है। जी बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी देवेश बोल रहा हूँ रुड़की से। जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैम कि सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही पॉलीथीन को बेसिकली बैन किया हुआ है कि पॉलीथीन हमारी डेली यूज में ना आए, और उस पर अगर कोई उसे कार्यवाही कोई यूज करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि बाजारों में भी जो पॉलीथीन है वो धड़ल्ले से यूज हो रही है, उस पर कोई ऐसा इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं लगाया सरकार ने जिससे कि वो पूर्णतः बैन हो सके, और जो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा रही, साथ में जो हमारे पशु घूमते रहते हैं, गाय वगैरह या और भी अन्य पशु, वो उसे खाते हैं और वो उससे बीमारी की चपेट में भी आते हैं। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ये आगे से जो पॉलीथीन का जो यूज है ये एक तो खत्म हो जाए, दूसरा इसका कोई ऑप्शन ऐसा आना चाहिए मार्केट में जो कम यूज में जो दुकानदार हैं वो यूज कर सकें उसको, और वो बायोडिग्रेडेबल भी। जी, इसका जो है ना बैन तो है प्लास्टिक के यूज में, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, प्लास्टिक का जो कैरी बैग है या जो एक विशेष माप का जो प्लास्टिक है उसका, उसमें प्रोडक्शन में बैन है वो नहीं।
लेकिन बैन तो एक प्रकार के प्लास्टिक में है, लेकिन आप देखेंगे कि प्लास्टिक का जो यूज आजकल इस्तेमाल इतने ज़्यादा हो रहा है कि आप प्लास्टिक बिना तो हम लोग जिंदगी नहीं हो सकता है, मतलब हम जीवित ही नहीं रह सकते। कि कंप्यूटर से लेकर के फोन से लेकर के आप किस किस को बैन कर, सब प्लास्टिक है वो नहीं। आपको दूध जो आ रहा है वो प्लास्टिक है, बच्चे का जो खिलौना है वो प्लास्टिक है, किस चीज को बैन करेंगे? बैन करना एक लेकिन जो प्लास्टिक बैन नहीं है शायद वो बायोडिग्रेडेबल होगा। नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कोई भी प्लास्टिक जो बहुत ही कम ऐसा प्लास्टिक है जो कि बहुत महंगे होते हैं वही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अधिकतर प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल हो भी गया उसका समय इतना ज्यादा है, उतने समय तक तो वो हम लोग को हजारों साल लगते हैं उसको डिग्रेड होने में, नहीं। और लीचिंग होता है जिसमें से जो डिग्रेड होने पे जो लीचिंग होकर के पानी में प्रदूषण होता है वो तो और भी खतरनाक होते हैं। इसलिए जो है उसका वो बैन करना, इसका केवल बैन करने से ये नहीं होगा। अगर जन जागरूक हो जाए और हम लोगों ने अपने प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बाद में उसका निस्तारण सही प्रकार कर लिए, नियमानुसार कर लिए, ठीक से कर लिए, उसको रिसाइकल उसमें भेज दिया हम लोगों ने, तो फिर ये कोई बड़ा समस्या नहीं है। विदेशों में जाकर देखा हमने, वहाँ पर कोई प्लास्टिक का इतना बड़ा समस्या नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ही, जापान में यहाँ तो हम लोग दो रखते हैं ना, एक जो गीला वेस्ट के लिए रखते हैं, एक जो प्लास्टिक वगैरह के लिए रखते हैं। जापान में 7 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये होता है कि अलग अलग जगह पे वो लोग नियमानुसार डालते हैं। वो लोग इतना होते हैं कि नियमानुसार डालते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उसका निस्तारण होते हैं, इसका समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा जन जागरूकता की कमी है, अपने सेल्फ जो है ना, जो डिसिप्लिन की जो थोड़ा सा कमी है, जिसके कारण से जो ये समस्या हो रहा है। और हम सब जागरूक हो जाए और सब लोग हम लोग निस्तारण कर लेंगे तो इसे तो लोग कमा सकते हैं, उल्टा पैसा कमा सकते हैं इसमें से। ये हमारा उसका निस्तारण इसी तरह से हो सकता है। जी, आपने हमें अभी बताया कि जो भी प्लास्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको बैन तो कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में उनको अगर हम रिसाइकिल के भेजते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी और ये डिग्रेडेबल जो भी हम बात कर रहे हैं कम हो जाएगा। लेकिन जो बात है यहाँ पर है वो प्लास्टिक भेजने की है, तो एक आम जनता जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर हम अपने घर में उन प्लास्टिक को सिक्योर या सेव करके रखें तो हम रिसाइकलिंग के लिए किसको कॉन्टैक्ट करें, कहाँ भेजें? क्योंकि हम तो जनरली क्या कि जो भी कचरे, जो भी वैन या कार है उसमें हम सब कचरा डाल देते हैं, उसमें प्लास्टिक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा क्या करें, कहाँ भेजें ताकि वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सके और पर्यावरण को दूषित ना करे? एक तो जितने नगर पालिका है, नगर निगम है, उन्होंने प्लास्टिक का अलग अलग करके उसके निस्तारण करने का व्यवस्था बना रखे हैं, उनको दे देंगे तो वो जैसे यहाँ पर देहरादून में शीशम बड़ा है, वहाँ जाकर के सेग्रीगेशन का पूरा बना हुआ है। वहाँ पे जो गीला वेस्ट है जिसको जो खाद बना सकते हैं उसको खाद बना के भेजते हैं। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक रिसाइकलेबल प्लास्टिक अलग करके उसको कंपनी में भेजते हैं जहाँ के रिसाइकल होकर आते हैं, और जिसका निस्तारण नहीं हो सकते हैं, अंतर एकदम कचरा है जो हो सकता है तो उसको फिर डंपिंग यार्ड में ही भेजना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए जितना हो सके, जैसे हमारे घर में दूध के पैकेट है, दूध के पैकेट हम धो धा करके सुखा करके देते ताकि वो फिर उसको रिसाइकिल हो सके। लेकिन अगर आपने उसमें कोई गंदा डाल कर देगा तो रिसाइकिल हो नहीं सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, इसका निस्तारण हम लोग कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके सबको डिसिप्लिन अगर हो जाए, गांव घर में भी ये सब व्यवस्था बना लें, छोटे छोटे नगर पालिका में भी कर ले तो इसका निस्तारण हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए आपकी जो ठोस कचरा प्रबंधन है इसके लाभ क्या क्या हैं, किस तरह से ये हमारी सोसाइटी को लाभ दे सकता है, साथ ही हमारे पर्यावरण को भी? इसका नुकसान क्या होगा उसको पहले बताऊंगा मैं। एक थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक शहर में मैं बहुत पहले गया था, तो वो शहर के हमारा रेस्ट हाउस जो था शहर से थोड़ा ऊपर था, मैं नाम नहीं लूंगा, व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर था। तो सुबह सुबह उठ कर मॉर्निंग वॉक जाने लगे, देखा कि नीचे पूरा शहर में एक धुआं का परत था, ठीक है नहीं, धुआं का परत था। तो जानता था कि ये प्लास्टिक जला कर इस पर धुआं का परत है। तो दिन में एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय मंत्री जी भी थे वहाँ के, बेचारा वो मंत्री जी थे, मेरा अच्छा मित्रता था उनके साथ। हम तीनों बैठे, जिलाधिकारी, मंत्री जी और मैं बैठा था। मैंने उनको दिखाया कि साहब जो है, सर हम इस बारे में अभी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, मेरा कहना यह है कि ये जागरूकता के बारे में टीवी में आ रहा है ना। आप अपना सवाल पूछने से पहले हमें अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर टीरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड टीरी गढ़वाल से। हुकम सिंह दावत मेरा नाम है, मैं टोलू टपोली से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा यह है साहब, ये जागरूकता पॉलिथीन के बारे में जो बता रहे हैं टीवी में,
तो मैं कह रहा हूँ घर गांव के लिए जो बता रहे हैं, तो घर गांव में तो ये जागरूकता की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने घर में जो है वो कचरे को नष्ट करे, तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने ही घर में कचरे को नष्ट करे तो इनका कहना है कि शायद फिर उससे प्रदूषण नहीं होगा। तो दूसरी बात, दुकानों का, देहात की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ जी। तो शहरों गाँव में जो है दुकानदार होते हैं, कचरे वो भी सड़कों में डालते हैं, इधर उधर करते हैं। उन लोगों को भी ये सलाह दी जाएगी वो भी अपना दुकानदारी का जो कचरा है उसको इकट्ठा करें और व्यक्तिगत रूप से उसको नष्ट करें, क्योंकि देहात में तो ऐसी ज्यादा दुकानें होती नहीं, इतना बड़ा शहर बाजार में वहाँ नगर पालिका नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो जो है कचरा नदियों में डालते हैं, गदेरों में डाल देते हैं, प्रॉब्लम होती है। रावत जी, आपका प्रश्न समझ गए, हम लोग समझ गए, लेकिन इसको अगर आप इसको प्लास्टिक वगैरह जला के इसका निस्तारण करते हैं तो ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसका जो है ना, जो प्लास्टिक जलाने पे, बाहर जलाने पे जो इसका एक जो धुआं निकलता है वो कैंसर पैदा करने वाला धुआं होता है। इसको जला कर इसका निस्तारण करना तो और जो ज़्यादा घातक होता है। इसको ऐसा ना करें, अगर जमा करके अगर इसको किसी गाड़ी के सहारे में या किसी के सहारे में उसको जब निस्तारण हो सकता है, नगर पालिका निस्तारण केंद्र बना है वहाँ पर तक भेज सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसको कृपया जो है प्लास्टिक को जलाकर निस्तारण करने के कभी कतई न करें, ये कि और ज़्यादा नुकसानदायक होता है जी। हम बात कर रहे थे लाभ और उससे पहले हम बात तो मैं ये कह रहा है कि उसमें जो उनको मैंने दिखाया था तो वो ये था कि मैंने जो रोज सुबह उठ करके जो अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अब ये सब धुआं आपके शरीर में जा रहा है जी। और मैंने कहा था तो उन्होंने ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। और बाद में क्या हुआ कि उन्हीं माननीय मंत्री जी का कैंसर से उनका निधन हो गया बाद में ना, कई साल बाद में कैंसर से निधन हो गया। तो मुझे लगा कि मेरे काला जीभ जो है, मैंने उनको कहा था कि ऐसा होता है जी। और ये जो हर शहर की बात है, ये क्या धारचूला हो, क्या देहरादून हो, क्या हल्द्वानी हो, क्या ऋषिकेश हो, हर जगह पर जलाते हैं। जलाकर जो धुआं हम लोग सेवन करते हैं, जिसका ये करते हैं, उससे जो है आपको बहुत स्वास्थ्य में उसका हानिकारक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब हमारे पास समय की कमी है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? दर्शकों को सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि प्लास्टिक ऐसा चीज़ बन गया है, बना लिया हम लोगों ने कि इसके छोड़कर हमारा जीवन संभव नहीं है, जीवन हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका निस्तारण करने का विधि, निस्तारण ठीक प्रकार से कर ले हम लोग, तो इसका जो है रिसाइकल करके इसका निस्तारण कर ले तो इसका कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मेरा आज का ये था कि निस्तारण करने का प्रक्रिया अपना लीजिएगा, घर घर में अपना लीजिएगा तो हमारा प्रदेश स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। दर्शकों, हमें ज़रूरत है जागरूक होने की और हमें उम्मीद है कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप हमें पत्रों के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता है हेलो उत्तराखंड, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और पत्रों के जरिए आप हमें ज़रूर बताएंगे कि और किन विषयों पर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।